and knowledgeable lecture and inspiring us all present here on Ras Shastra and Ras Ausadas. Now, next lecture will have a very high positive impact and you will be highly motivated on practical approach towards the Ayurvedic proctology. It is from our beloved Dr. Ashish Jaiswal sir. Dr. Ashish Jaiswal is India's top piles and fistula doctor and managing director of Procto Heal Clinic, one of the most premium anorectal clinic. He is expert in piles, fistula, gas, IBS and all anorectal disease and development, specialized treatment like KSLT, MIPP, MADSP. He has done MD from Bharati Vidyapeeth College of Ayurvedic, Pune. He received many certifications and awards in the career of 10 years. Dr. Ashish Jaiswal sir is Associate Professor in Ayurvedic Medical College, Lucknow, mentoring and budding students, Ayurvedic students like us, and teaching them. He takes active participation in medical camps, seminars, campus, conferences, workshops, etc. He is also the founder and director of Ayurvedic Gallery, Chief Coordinator of National Ayurvedic Student and Youth Association, NASYA, and a lifetime member of APNA, Association of Ayurvedic Professionals of North America. So give a huge round of applause and I would like to invite Dr. Ashish Jaiswal sir on the stage. Before sir starts his lecture, I would like to invite Dr. Ashutosh Pandey sir and Dr. Ashish Jaiswal sir, give him the certificate. Keep clapping, please keep the enthusiasm high. हो गया Sir, please start your lecture. Thank you, Vika, for my brief introduction. जय आयुर्वेदा, एक बार जोर से बोलो, जाग जाओ। जय आयुर्वेदा। जय आयुर्वेदा बोलने में नहीं हो रहा, हाउस द जोश, इसलिए क्यों बोलोगे? एक बार जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी। जाग जाओ। जाग जाओ। तो मेरा टॉपिक है प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स आयुर्वेदा प्रॉक्टोलॉजी। आयुर्वेदा प्रॉक्टोलॉजी ऑलरेडी मॉडर्न में ब्रांच है, उसी में आयुर्वेदा कैसे मॉडर्न से अलग है प्रॉक्टोलॉजी में। प्रॉक्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील विद डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोलन, रेक्टम एंड एनएस। गुदा मार्ग पे या फिर कोलन जो हमारे आयुर्वेद में कोरिलेट किया गया है पक्वासे से, वहाँ की व्याधियाँ जो हो रही हैं उनके ट्रीटमेंट के और वहाँ का डायग्नोसिस, इन सारी चीज़ों से वहाँ पे कंसर्न करता है। आयुर्वेदा प्रॉक्टोलॉजी का यहाँ पे मतलब क्या है कि क्षार सूत्र की प्रैक्टिस करनी है। मैसेजेस आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो सबका कोई ये आज तक नहीं बोला सर मुझे कैसे डायग्नोस करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, इस व्याधि के बारे में सोचना कैसे, आज तक किसी ने पूछा नहीं। सर मुझे क्षार सूत्र सिखा दीजिए। सिर्फ क्षार सूत्र सीखना है मतलब क्या आपको सर्जन बनना है। प्रॉक्टोलॉजी में, आयुर्वेदा की प्रॉक्टोलॉजी की प्रैक्टिस करने के लिए सर्जन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। BMS लेवल पे आप एलिजिबल हैं क्षार सूत्र प्रैक्टिस के लिए लीगली। आप क्षार सूत्र प्रैक्टिस
मैं सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हेमरेक्टोमी और फिशरेक्टोमी इन सारी की बात नहीं कर, मैं 400 प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। बीएमएस लेवल पे सभी बीएमएस कंप्लीट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कर सकते हैं। अब मैसेज आता है, सर मुझे 400 सीखना है। किसी को बोला ठीक है, मैं आप आइए यहाँ पे रुकिए, रहिए, सीखिए। नहीं सर, हमको 10 दिन में सिखा दीजिए। 10 दिन के अंदर आप डायग्नोसिस भी नहीं सीख पाते हो। 4 सूत्र की प्रैक्टिस करना, 4 सूत्र का ऑपरेटिव करना उतना इजी हो जाता है, लेकिन जब आपको सबसे पहले आना चाहिए डायग्नोसिस। 4 सेंटीमीटर की जगह में 20 प्रकार की व्याधियां होती हैं, और इसीलिए आपने एक फिगर देखा है जो उंगली का बना हुआ है, अंगुल्या एवं प्रधान यंत्र गुद विकार है। जो उंगली को बोला गया है ना, वो प्रधान यंत्र बोला गया है। हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। जो मेरी उंगली है, ये उंगली डायग्नोसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोक्टोलॉजी डिपार्टमेंट में। उस 4 सेंटीमीटर के एरिया में पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, पॉलिप है, क्या है, वहां पे जितनी व्याधियां आ रही हैं, ये हमको डायग्नोस करना पड़ता है। और डायग्नोसिस जो है वो 10 दिन के अंदर नहीं सीखी जा सकती है। बहुत लोग के कोर्सेज चलते हैं 10 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हम प्रोक्टोलॉजी सिखा देंगे या 400 सिखा देंगे। वो आप सीख तब पाओगे उनके पास जाके, जब आपको जो डायग्नोसिस पॉइंट है, डायग्नोसिस का पार्ट है, वो जब आप जान पाएंगे तब। और मॉडर्न में प्रोक्टोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्जरी ही होती है, मेडिसिन तो मैंने ठीक होते देखा नहीं है। 400 एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो एम्स जैसे संस्थान में भी फिशुला में आज की डेट में किया जा रहा है, और ऑन पेपर किया जा रहा है। पुणे में एक डॉक्टर अश्विन पोरवाल सर है, ही इज द बेस्ट रिनोन प्रोक्टोलॉजी सर्जन है। वो उन्होंने अपने यहाँ बीएमएस हायर कर रखा हुआ है। इसलिए हायर किया हुआ है क्योंकि वो 400 करते हैं और वो लीगली नहीं कर सकते, इसलिए बीएमएस हायर किया उन्होंने, बीएमएस एमएस हायर किया है। और उनका नाम वहाँ पे आता है 400 प्रैक्टिस के लिए, 400 सर्जन के लिए जब वहाँ पे आता है, तो जिनको काम पे रखा हुआ है जो बीएमएस एमएस से, उनका नाम आता है। तो अगर वो इतना कॉन्फिडेंट होकर हमारी प्रति यूज कर रहे हैं, 400 यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, इस सब में कहीं ना कहीं अग्नि का रोल आता है। और जितने भी सर्जन हैं जो पाइल्स, फिशर, फिशुला का ऑपरेटिव कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम बीएमएस या फिर आयुर्वेदा जो नहीं करते हैं, उनको अग्नि से कोई भी मतलब नहीं होता है। चरक संहिता अष्टाध्याय का 244 और 245 नंबर का श्लोक आया हुआ है, वहां पे क्लियरली चरक जी ने बोला हुआ है कि गृहिणी, अतिसार और अर्श, इन तीनों में परस्पर संबंध है, परस्पर हेतु है, और वो हेतु है अग्नि का। अगर अग्नि हमारी शील होगी तो अर्श, गृहिणी, अतिसार ऐसी व्याधियां निर्माण होंगी, और अगर अग्नि अच्छी होगी तो ये व्याधियां जो हैं कम हो जाएंगी या फिर ये व्याधियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए इन तीनों ही व्याधियों में अग्नि की रक्षा करना है। तो सिर्फ 400 के पीछे मत भागिए, सबसे पहले डायग्नोसिस सीखिए, डायग्नोसिस सीखने के बाद प्रॉपर टाइम दीजिए, एंड देन अग्नि का जो विचार है ना, वो सबसे पहले सोचना चालू करिए। सिर्फ पाइल्स हुआ है, फोन आता है, सर ब्लीडिंग हो गई है, दवा बता दीजिए, सर दर्द हो रहा, दवा बता दीजिए। नेक्स्ट उसी पे आते हैं, ये रोगी परीक्षा करनी है। रोगी परीक्षा में अष्टांग हृदय में आया हुआ है, दर्शन स्पर्शने प्रश्न ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रश्न की बात करेंगे। पेशेंट आया है तो हमें उसकी प्रॉपर वे में हिस्ट्री लेनी है। ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो ब्लीडिंग हो रहा है वो स्टूल में लग के आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, उसका स्ट्रीक लग रहा है, धार लग रही है, ये इतने ब्लीडिंग के टाइप है।
किस प्रकार का ब्लीडिंग होता है उससे डिसाइड होता है कि व्याधि क्या है, किस तरफ जा रहा है। एनोरेक्टल एग्जामिनेशन पीआर तो हमको करना है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन तो वो करना है, लेकिन ये हमारा प्रश्न है। पेशेंट से इतना अच्छे से आपको बात करनी है कि जो आप एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हो। अगर पेशेंट से डायरेक्टली ये पूछा गया पेट आपका साफ होता है, कभी भी पेशेंट ये नहीं बोलता कि नहीं होता है। हाँ, मतलब 2-4 में से 2-4-5 को छोड़ के, क्योंकि मेरे पास तो पेट साफ होता है, हाँ डॉक्टर साहब पेट तो बहुत अच्छा साफ होता है, तो बस बात खत्म हो गई। पेट साफ होता है तो मतलब हेतु सारी एनोरेक्टल व्याधियों का है। अर्श का हो गया, बगंदर का हो गया, सभी का जो हेतु है वो कॉन्स्टिपेशन ही है, मलाउ स्टम भी है, पेट। आप उनसे फिर घुमा के पूछना पड़ता है, आप मोशन के लिए जाते हैं कितनी देर बैठते हैं, कितना स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, मल जो है कैसा निकल रहा है, हार्ड स्टूल हो रहा है कैसा हो रहा है। हार्ड स्टूल भी नहीं होता, जब मुझसे पूछते हैं अर्ली हार्ड हो रहा है क्या, सुबह मोशन करते हुए पहले हार्ड निकलता है फिर सॉफ्ट निकलता है। फिशर का सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम बैठते हैं मोशन इतना हार्ड होता है और अंदर जो है वो जो हमारा एनोरेक्टल रिंग है वहाँ पे जाके एनएस है, वहाँ पे एक टीयर हो जाता है, और टीयर होने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडिनल टीयर इन द एनोरेक्टल एरिया, वो जो होता है वो फिशर बनता है और वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तो प्रश्न के बाद हम आते हैं दर्शन पे। अब हमने सारा प्रश्न लिया, ब्लीडिंग कैसे हो रही, पेन कैसे हो रही, इस पे अभी आगे आएंगे कि हम ब्लीडिंग, पेन, बर्निंग जैसे जैसे आगे होते जाएंगे हमारा डायग्नोसिस जो है वो उस हिसाब से बनता जाएगा। नेक्स्ट है दर्शन। पेशेंट को हमने ले लिया है पीआर करने के लिए, अब पहले उसको देखना है, देखते वक्त कि वहाँ पे प्रोट्रूजन हो रहा है, कोई मस्सा है, मस्सा हो जाने के बाद वहाँ का रैशेस है क्या, वहाँ रैशेस होने के साथ वहाँ पे कोई कट है या ऐसी कुछ भी वहाँ पे तकलीफ है क्या, ये हो जाने के बाद फिर वहाँ पे स्पर्शन करना है, उसको टच करना, वहाँ पे एनोरेक्टल एरिया के किनारे किनारे वहाँ पे किसी प्रकार का पेन हो रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई वहाँ पे गांठ बन रही है जिसको वो ऊपर नीचे हो रहा, कुछ उसमें मूवेबल है या वहाँ पे स्थिर कोई गांठ है, वहाँ पे एब्सेस है, ये सारी चीज़ों को स्पर्श करके चेक करना है। एंड देन जो है वो पीआर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। हम अपनी उंगली से जो है पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। साथ ही साथ में अब तो एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, वीडियो रेक्टोस्कोप वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उंगली जो है वो प्रधान यंत्र बताया है और उंगली से करने के बाद हमारा डायग्नोसिस आगे का बनेगा। चरक जी ने बोला प्रत्यक्ष अनुमान और अप्तोदेश। प्रत्यक्ष का मतलब जो हम सामने से अभी देख रहे हैं जो मैंने बताया, और अनुमान का मतलब है जब जैसे बगंदर हुआ है तो वहाँ पे उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ है। कई बार एमआरआई कराने के बाद भी एमआरआई की रिपोर्ट गलत होती है और 100% गलत होती है। मैंने ऑपरेट किया है, पेशेंट का 6 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग बता रहा है और उसका 1 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसका इंक्लाइन जा रहा है 1 o'clock पे ही एक इंटरनल ओपनिंग भी है। तो एमआरआई में हमेशा एमआरआई का किसी भी कोई भी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आती है, नीचे लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। तो आप उसको क्लिनिकली कोरिलेट करिए कैसे हो रहा है। ये नहीं कि उन्होंने का 6 o'clock पे लिखा है तो आप प्रोबिंग करते जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, फॉल्स शर्ट बनता जा रहा है। रिपोर्ट हमें सिर्फ हेल्प करते हैं, हमारा डायग्नोसिस नहीं पता है। डायग्नोसिस हमेशा जो वैद्य होता है वही डिसाइड करता है। जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है वो कभी नहीं डिसाइड करता, वो हमारी सहायता करता है डायग्नोसिस बनाने में। और आपको उद्देश्य बोला गया है, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारी संहिता है, वो जो उसमें लिखा है, संहिता में जो लिखा हुआ है, झूठ बोलना बहुत आसान है, लिखना आसान नहीं है। तो जो उसमें लिखा है वैसा होता है। संहिता को पढ़ना स्टार्ट करोगे, सभी भी यहाँ स्टूडेंट है, हम पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। जिस दिन प्रैक्टिस के लिए पढ़नी चालू करोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज मालूम चलेगी। हर एक लाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब दिया हुआ है, आप उसको प्रयोग करना चालू करो। साथ ही साथ में क्या, जो हमारे सीनियर हैं, जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनसे हमें हेल्प लेनी है, उनसे पूछना है, तो उनके एक्सपीरियंसेस हमारे काम आते हैं। और इसमें एक और जो नहीं लिखा हुआ है,
त्रिविध के साथ में, वो है युक्ति प्रमाण। हम जब ऑपरेट करने जाते हैं, जब छाप कर रहे होते हैं, तो बुक में जैसा लिखा है हमेशा वैसे ही ऑपरेट नहीं होता है। हमें अपनी युक्ति लगानी है कि इसका ट्रैक यहाँ पे जा रहा है, कैसा होगा, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल पाइप है तो हमको कैसे लाइगेट करना है, इंटरनल कैसे लाइगेट करना है, ग्रेड 4 का है तो कैसे करना है, प्रोलैप्स है तो कैसे करना है, वो हमारी वहाँ युक्ति काम आती है। वो संहिता में लिखा वैसा हुआ है, लेकिन उसके साथ में हम क्या सोच रहे हैं, तो युक्ति भी वहाँ पे है। और लास्ट में सुश्रु जी ने बोला हुआ है कि जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय हैं और प्रश्न, पंच ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमें कानों से सुनना है उसकी हिस्ट्री, हमें देखना है। अब अगर पेशेंट आया हमारे पास, उसको उसका आम बना हुआ है, अगर उसकी अग्नि कहीं ना कहीं छीड़ हुई है, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ता है, तो इस तरीके से साथ ही साथ में प्रश्न है। ये उन्होंने वहाँ पे क्या नाम है 6 प्रकार से परीक्षा बताई हुई है, सर्टिफिकेट परीक्षा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ एनोरेक्टल डिसऑर्डर, या फिर एनोरेक्टल एरिया का एग्जामिनेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज कंप्लेन होती है पेन। पेन एक रीजन से नहीं हो सकता, पेन कई भी रीजन से हो सकता है। एनोरेक्टल में एक हिल्टन्स लाइन होता है। जब हमारा जो एनएस है वो 4 सेंटीमीटर का है, उसमें नीचे का जो लगभग एक 0.7 सेंटीमीटर के आसपास तक वहाँ पे एक वाइट लाइन आती है, वहाँ पे बनता है हिल्टन्स लाइन। उस हिल्टन्स लाइन के ऊपर जितना भी पाइल्स होता है, या फिर वहाँ पे जो सेंसेशन पेन का होता है वो नहीं होता है, उसके नीचे ही पेन का सेंसेशन होता है। और वो किस किस रीजन से हो सकता है वो नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूट एनोरेक्टल पेन। एक्यूट का मतलब है सडन स्टार्ट हुआ पेन। पहला है इसमें एक्यूट एनल फिशर। एक्यूट एनल फिशर का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल टेयर हुआ है एनएस में, इस वजह से, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एक्यूट कंडीशन में। ये पता चला कल तक सब बढ़िया था, आज सुबह वॉशरूम गए, सुबह हार्ड मोशन हुआ और उसके बाद से ज़बरदस्त पेन चालू हो गया। ये बहुत ही दर्दनाक अवस्था होती है। ऐसा लगता है कि पेशेंट को बहुत कोई गुरु व्याधि लघु व्याधि आया हुआ है ना, बहुत बड़ी कोई व्याधि हो गई है उसको, ऐसा इतना ज़्यादा उसमें पेन होता है। एक्यूट कंडीशन, जब ये क्रोनिक हो जाता है तो पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड है थ्रोम्बोज एक्सटर्नल पाइल्स। जो एनएल एरिया है वहाँ पे ब्लूइश पर्पलिश कोई एक वहाँ पे गांठ सी आ जाएगी। अब वो नहीं समझ में आता है कि, और थ्रोम्बोस पाइल्स की जो हिस्ट्री होती है वो मात्र 1 हफ्ते या 4-5 दिन के अंदर होती है, कि 1 हफ्ते पहले तक तो कोई मसला नहीं था। पाइल्स जो होता है वो 7 दिन में कभी डेवलप नहीं होता है। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं नॉर्मली वो 7 दिन में कभी तुरंत नहीं डेवलप होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल थ्रोम्बोस पाइल्स या हिमेटोमा, पेरिनल हिमेटोमा वगैरह, ये 7 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये डेवलप होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पेशेंट से हिस्ट्री लेनी, इसीलिए कब से उसको हो रहा है, कितना टाइम हो गया है, इंटेंसिटी क्या है पेन की। और तीसरा इसमें है एनोरेक्टल एब्सेसेस। पेरिएनल एब्सेसेस होते हैं जो एनएस के आसपास एरिया में, वहाँ एब्सेस डेवलप हो जाता है। इन तीनों कंडीशन में सीवियर एक्यूट पेन होता है, पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है When did the pain start? Was there any initiating event? वही मैंने बोला कि सुबह आफ्टर अ हार्ड मोशन के बाद तुरंत फिशर डेवलप होता है, या फिर ग्रेजुअली थोड़ा हो रहा है और सेवरल और आर तक हो रहा है, तो वहाँ पे थ्रोम्बोस पाइल्स की हिस्ट्री रहती है। फिर टाइप ऑफ पेन कैसा होता है? फिशर में जो पेन होता है वो प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता है, कुछ चुभने जैसा, कोई कैंची से काट रहा है, शार्प पेन होता है, शार्प नाइफ लाइक पेन, इस तरीके से होता है। और थ्रोम्बोस पाइल्स है या एब्सेस जो डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मस्सा टाइप का होगा, और साथ ही साथ में वहाँ का जो पेन होगा वो डल पेन होगा, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होगा। वहाँ पे उसको दबाने के बाद वहाँ पे टेंडनेस होगा, वहाँ पे पेन होगा, इस तरीके का पेन होगा वहाँ पे।
नेक्स्ट है यहाँ पे कि लंब वहाँ पे कोई है या कोई स्वेलिंग है, तो वहाँ पे क्या डायग्नोस हो सकता है पेन के साथ में, अगेन वही थ्रोम्बोस्पाइस एंड एब्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट पेन में आया है, ऑलरेडी उसको पेन है और वो बोल रहा है और आप जा रहे हो उसको पीआर एग्जामिनेशन करने, कोरेक्टल एग्जामिनेशन करने, वो आपका अलाउ ही नहीं करेगा, आपको उंगली डालने ही नहीं देगा, उससे पहले ही उसका रोना गाना चालू हो जाता है। जब पहले पेशेंट को अश्योर करो कि सर आपको पेन होगा, तो हम वो पीआर नहीं करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। पेशेंट को काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी जो गुजर हो गया ना, वो गुप्त रोग की तरीके से फैल गया है। और आज की डेट में जो पाइल्स है, जो अर्श है, ये 70% पॉपुलेशन में हाई है। ये वो फिशर या अर्श के रूप में कहीं ना कहीं हाई है। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें अगर फिशर रहता है तो ग्रेड 1 का प्राइस मिलता ही मिलता है। वो प्राइस की कंप्लेन आपसे नहीं करेगा, कंप्लेन आपको दो ही मिलेंगी, सर दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, जब फिशर का पेशेंट आता है। लेकिन ये पेन इतना ज़्यादा होता है तो पेशेंट को बोलना है सर हम इतना ही आपको चेक करेंगे, जितना आपको दर्द ना हो। अगर दर्द होता है तो पीआर नहीं करना है, फिशर में तो पीआर बिल्कुल भी अवॉइड ही करना है। आप बस उसको इंस्पेक्ट कर लो, आप उसका दर्शन वहाँ पे कर लो जो करना है, लेकिन वहाँ पे पीआर के लिए मत जाइए। If the pain is severe, I will stop the examination. फिर यहाँ पे ये 3 फिगर दिए हुए हैं। टेंडर ब्लू लंप है एडजेसेंट टू एनएस, तो थ्रोम्बोस्पाइस होगा, वहाँ पे थ्रोम्बोस हेमोरॉइड होगा। टेंडर है, रेड है, इंड्यूरेटेड स्वेलिंग है वहाँ पे अराउंड द एनएस, तो एब्सेस होगा। एब्सेस में कई बार फीवर के साथ में होता है, और एब्सेस जहाँ पे होता है वहाँ पे आप अपना हाथ उस जगह पे रख के देख सकते हो कि वहाँ पे अगर वहाँ एब्सेस होगा तो उस एरिया में गरम लगेगा, वहाँ पे लोकल जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा, स्वेलिंग होगी, दबाने पे वहाँ पे पेन होगा, टेंडरनेस होगा। इस तरीके की चीज़ें हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करती हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे फिशर होगा, और जब फिशर पुराना होता जाता है तब सेंटिनल टैग बनता है। काफ़ी लोगों में ये होता है कि पहले हमको बवासीर की शिकायत थी। सारे पेशेंट एक ही कंप्लेन लेकर आते हैं यूरोक्टल में, हमको बवासीर हो गया है, हमको अर्श हो गया है, हमको पाइल्स हो गया है। सिर्फ एक ही कंप्लेन लेकर आता है। इवन भगंदर वाला पेशेंट भी आता है तो बोलता है हमको बवासीर हो गया है। उसको चेक करने के बाद मालूम चलता है कि यहाँ फिशुला, अगर वो सेकेंडरी कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है तब तो आपको डायरेक्ट आके बोलेगा सर हमको फिशुला हो गया है। या फिर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं, अपना डायग्नोसिस तो खुद बना के आता है। सबसे पहले पेशेंट चेयर पे बैठता बोलता है मुझे पाइल्स है सर, उसकी डायग्नोसिस छोड़ दीजिए। आप पूछना चालू करिए सर आप पाइल्स भूल जाइए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए और अपनी डायग्नोसिस बनाइए। क्योंकि पाइल्स और थ्रोम्बोस्पाइल्स भी होता है, सेंटिनल टैग भी होता है, इंटरनल पाइल्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकता है। डायग्नोसिस आपको बनानी है, इसलिए पीआर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज के डेट में जो एमएस जनरल सर्जन मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो बने बैठे हुए हैं, ऐसे मेरे पास पेपर आए हुए हैं लखनऊ के टॉप गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रो फिजिशियन का मेरे पास पेपर आया हुआ है। वो लोग पीआर करते ही नहीं हैं, और बिना पीआर के आप एनोरेक्टल में डायग्नोसिस बना ही नहीं सकते हो। आप क्वेश्चन से बस इतना पता कर सकते हो कि उसको कंप्लेन क्या है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वैद्य, एक डॉक्टर जो है ना, अगर आपको नहीं पता है किसी भी चीज़ में, गुड रिफरल इज ऑल्सो अ गुड डॉक्टर। अगर पेशेंट को सही जगह आप रिफ़र करते हो ना, तो भी आप अच्छे डॉक्टर हो, क्योंकि आप तभी रिफ़र कर पाओगे जब आपको पता होगा कि इसको बीमारी क्या है। अगर आप खुद नहीं डायग्नोसिस बना पाओगे तो आप किसी के पास रिफ़र नहीं कर पाओगे। और आज की डेट में जो ये चल रहा है, अभी का एटमॉस्फेयर या अभी का जो काल चल रहा है, यहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टॉप टू बॉटम आप नहीं देख सकते हो। आयुर्वेदा फिजिशियन हो आपके पास जनरल, अगर जनरल आयुर्वेदा फिजिशियन पे जा रहे हो तो जनरल ही आएंगे। लेकिन आज का जो ज़माना है ना, पेशेंट ढूंढता है हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, हमको हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना है। आयुर्वेदा में जाना चाहता है तो भी वो सर्च करता है कि हड्डी का कौन सा अच्छा डॉक्टर है। प्रोक्टोलॉजी है तो वो भी सर्च करेगा, आयुर्वेदा में है तो आयुर्वेदा में कौन है। आजकल स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता जा रहा है, वो डेवलप होना चाहिए। सब कुछ हरसूत्र करना है।
BMS किया नहीं, अभी BMS में ही है, हमको छात्रसूत्र भी करना है। और अब ऐसे लोग भी फील्ड में उतर रहे हैं, ऐसे लोग के मेरे पास बस में वो दिखा नहीं सकता हूँ, ऐसे लोग भी फील्ड में उतर रहे हैं जिन्होंने D फार्मा B फार्मा कुछ किया है, कहीं 2-4 महीने का पंचकर्म वगैरह कुछ लिया, उन्होंने अपना पंचकर्म सेंटर डाला। पंचकर्म क्या हो गया, मसाज हो गया आजकल, मसाज नहीं है पंचकर्म। पंचकर्म में जो है वो अभ्यंग उसका पूर्व कर्म है। वहाँ पे अगर पेशेंट आता है बैठता हमको मसाज कर, और बहुत लोग अपना एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में कर रहे हैं आयुर्वेदिक मसाज सेंटर। ये जितने D फार्मा B फार्मा और भी बहुत लोग हैं जो लोग खोले, मैं सबको नहीं बोल रहा, जिन्होंने खोला हुआ सेंटर, मैसेज ये आता है सर हमने पंचकर्म का सेंटर खोल लिया, आपसे छात्रसूत्र करना है, आप सिखा देंगे क्या? सर मैं 10 दिन के लिए आ जाऊंगा, 10 दिन के अंदर मैं खुद नहीं सीख पाया तो तुमको क्या सिखाऊंगा मैं? तो डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक का पार्ट जो है वो अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का कोई एक भगंदर का पेशेंट है, उसकी चेंजिंग होने में 4 मिनिमम लगेंगे, 5वां भी लग सकता है। एक हफ्ते पे एक चेंजिंग होती है तो कितने हो गए, 5 हफ्ते हो गए, और 5 हफ्ते में होता है 35 डेज हो गया, 5 हफ्ते उसको लग गए, कितने दिन हो गए, रफली 1 महीना उसको हो गया। जब आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक पेशेंट देखा नहीं, सिर्फ धागा बांधने से छात्रसूत्र नहीं होता है, छात्रसूत्र बांधने के बाद असली काम स्टार्ट होता है। जो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट अगर होंगे, वहाँ पे पस निकल रहा है, उसका पाइल्स फॉल आउट हो रहा है, उसके जब क्वेश्चन अराइज होते हैं। अभी परसों की बात है, पेशेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर वो बाबा बोल रहे हैं कि आपने लाइगेट किया था तो अभी 7-8 दिन हो गया, वो धागा थोड़ा सा नीचे लटक रहा, हम काट दे क्या? कैसे काट दोगे भाई? अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो बोलेगा किया किसने था, वो डॉक्टर आशीष ने किया था, नाम तो मेरा खराब कर दोगे, और आयुर्वेद का भी खराब करोगे कि आयुर्वेद में छात्रसूत्र मत कराओ, बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें जब तक हम पोस्ट ऑप चीजें नहीं जानेंगे, तो पूर्व कर्म को सबको ही जान गया, प्रधान कर्म भी जान गया, इंटर ऑप भी देख लिया, लेकिन जो पोस्ट ऑप वाली चीजें हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर पेशेंट को लाइगेट किया है और आपने अगर उसको सिट्स बात दे रहे हैं, लेकिन सिट्स बात के समय की वो वहाँ पे हीमोटोमा बनने लगता, वहाँ पे क्या नाम है, उसको लाइगेट करोगे तो किनारे हीमोटोमा बनने लगता है। अगर आपने उसको सिट्स बात सही से नहीं करने बोला तो वहाँ पे फिर वो हीमोटोमा बना रह जाता है। अगर आपने लाइगेशन निकलने के बाद, पाइल्स का पेशेंट का लाइगेट किया, लाइगेशन निकलने के बाद 10 से 12-15 दिन के बाद अगर आपने उसको डायलेटर नहीं दिया, वहाँ का एनएल स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका एनएस जितना बड़ा आप करोगे नहीं, उससे ज़्यादा उसका एनएस छोटा हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफ जो पश्चात कर्म है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग किस टाइप की, जैसे मैंने बोला था, पेशेंट को ब्लीडिंग कैसे हो रही है, मोशन में लग के आ रहा है तो वो फिशर की वजह से होगा। अगर पेशेंट को जो पॉट है अगर उसमें पूरी तरीके से वो स्प्लिटेड है, धार लग रहा है, तो वो पाइल्स की वजह से हो सकता है, वो ब्राइट रेड कलर का होगा। अगर डार्क रेड आ रहा है, कहीं ना कहीं कोलोन में कुछ दिक्कत हो रही है। अगर वहाँ पे मेलिना हो रहा है, यानी कि डार्क ब्लैक स्टूल हो रहा है, तो कहीं ना अपर जीआईटी का वहाँ पे कुछ रीजन हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बर्निंग का जो है सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन बर्निंग की होती है फिशर में, क्योंकि पेशेंट जो फिशर है वो हिल्टन लाइन के नीचे बनता है, टियर होता है, और पेशेंट सुबह स्ट्रेन करता है, पेन होता है, और पेन होने के बाद वहाँ कटा हुआ पार्ट है, इसलिए उसको जलन होता है, और अगर कहीं गलती से वहाँ पानी लग गया फिर तो वो क्लीनिंग भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है। पेशेंट का पीआर करने आप शाम को जाते हो, स्टूल वहाँ पे चिपका हुआ रहता है, पेशेंट सही से वॉश नहीं कर पाता है, पेशेंट सही से खाना खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ये डर लगा रहता है कि हम खाना खाएंगे तो हमको मोशन लेना पड़ेगा, और हम मोशन में तो हमको पेन होगा, और पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ऐसे पेशेंट आते हैं जो 3-3, 4-4 महीने से चलते रहते हैं, खाना पीना एकदम, वो बोलते हैं हम बहुत अच्छा डाइट खाते हैं। डाइट क्या खाते हैं? हम सब खीरा फ्रूट खाते हैं। खीरा खा के अगर कॉन्स्टिपेशन सिर्फ खीरा खा के अगर सही हो जाएगा, या खीरा खा के अगर अर्थ सही हो जाता, तो फिर प्रोक्टोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो बंद हो जाते, सबकी क्लिनिक बंद हो जाती। तो वो यहाँ पे बर्निंग जो है सबसे चीप कंप्लेन बर्निंग का जो रहता है फिशर में होता है।
कई बार वहाँ पे रैसेस अगर हो जाते हैं या पूरा के नहीं रहता है तो वहाँ पे बर्निंग के केसेस आते हैं। नेक्स्ट है डिस्चार्ज पस का या फिर म्यूकस का। अब थ्रू एनएल मार्क से आ रहा है या फिर एनएल मार्क के पास वाले एरिया से आ रहा है, नियर टू एनएस है या थ्रू एनएस है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पस अगर आ रहा है तो अंदर से, क्योंकि पेशेंट आके ये बोलता है, आपने अगर हिस्ट्री लिया आप उससे थोड़ा कुछ कहोगे कि पस आ रहा है या म्यूकस आ रहा है, वो तो बोलेगा सर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ तो निकल रहा है, अब सफ़ेद पानी जैसा निकल रहा है या येलो मिक्स हो रहा है, फाउल स्मेल के साथ में है कि नहीं है। इसीलिए वहाँ पे सर्विस परीक्षा में इंद्रिय में जो बताया गया है तो वहाँ पे फाउल स्मेलिंग है कि नहीं है वो घाड़े इंद्रिय से देखना है। तो अगर वहाँ पे एनल कैनाल से अगर वहाँ पे कोई म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी प्रॉपर वे में हिस्ट्री लीजिए। पेशेंट नेट पे देख के आता है, वो ढूंढता है छात्र सेंटर। मेरे पास ऐसे पेशेंट 10 में से 4 केसेस ऐसे आते हैं जिनको छात्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उनको अर्श भी नहीं होता है, उनको को कुछ भी ऐसी डिजीज़ नहीं होती है जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, क्योंकि वो पेशेंट होता है गृहिणी का, आईबीएस का पेशेंट होता है। आईबीएस के पेशेंट है, अब बड़ा हॉस्पिटल है कोई भी तो उनके पास जाओगे ऑपरेट कराने के लिए, एथिक्स उनकी है, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट हुए हैं पोस्ट ऑफ हमारे पास आए हैं कि उनको ऑपरेट की कोई ज़रूरत नहीं थी और वो बड़े हॉस्पिटल में गए जहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये अच्छे से आप दे सकते हो और उसके बाद में बेड चार्जेस वगैरह लगे, सिर्फ 30-40 हज़ार ऑपरेटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे गए ऑपरेट करा के आए और बोले सर ऑपरेट तो करा लिया, लेकिन जो कंप्लेंट थी वो वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि पाइल्स तो उनको था ही नहीं, उनको तो गृहिणी था, उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वेजिटेबल बाउल डिजीज था, वो सही ही नहीं हुआ। इसीलिए अग्नि का विचार शुरुआत में सेकंड स्लाइड में वहाँ पे बताया था, अग्नि का विचार इसीलिए करना है क्योंकि गृहिणी, अतिसार और अर्श, इन तीनों में अग्नि का रोल, अगर आप अग्नि पे काम नहीं करोगे तो अर्श अगर एक बार सही भी आपने सर्जरी से कर दिया, वो वापस से 1 साल बाद 1.5 साल के बाद वापस से रिएक्टर हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर म्यूकस आ रहा है तो आपको फाइंड आउट करना है कि गृहिणी हुआ है क्या उसको, तो उस हिसाब से देखना है। फिर वहाँ पे कोई फोड़ा बनना है, कोई बॉयल बनना है, उससे पस आ रहा है या अंदर से आ रहा है। कई बार जो होता है एक्सटर्नल ब्लाइंड फिस्टुला होता है तो भी अंदर से पस आता है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो पस आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, पस अगर आ रहा है तो फोड़े से आ रहा है, बॉयल से आ रहा है या फिर कहीं कोई अदर कोई उसका रीज़न है, कोई कॉज है या अपसेस बन रहा है, इस तरीके की चीज़ें। कई बार बोलता है पेशेंट बोलता है कि ये सर फोड़ा हुआ है, वो परसों फूट गया था तो अभी तो आराम है, तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या? वो आराम नहीं हुआ है, वो सिर्फ जो वहाँ का फिशुला ट्रैक जो था, जो बार बार अक्यूमुलेट हो रहा था पस, वहाँ पे वो ब्रस्ट हो गया और पस निकल गया, इसलिए आपको आराम लग रहा है। 4 दिन बाद वो जब फिर बन जाएगा फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। फिर है कोई स्वेलिंग, अल्सर, साइनस, फिशुला, जो अभी मैं बात कर रहा था फिशुला की, वहाँ पे कोई ट्रैक बनना है क्या? अगर ट्रैक बन रहा है, ट्रैक दिख रहा है इंटरनल एक्सटर्नल, अगर वहाँ ओपनिंग है तो वहाँ पे एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है पाइपलाइन जैसा, उसको आप टच करिए किस तरफ वो जा रहा है, फाइंड आउट करिए वहाँ पे कि फिशुला का ट्रैक कितना बड़ा है। वहाँ पे अब स्वेलिंग कोई है जो एक्सेस में है, थ्रोम्बोस्पाइस में, इस तरीके की वहाँ पे कोई कंप्लेन हो रही है तो वो देखना है। फिर है प्रोलैप्स, यहाँ पे अगर सबम्यूकोसल या वहाँ पे अगर सबम्यूकोसल तक का अगर प्रोलैप्स है वो मेडिसिन से सही हो जाता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे बच्चों में कई बार कंप्लेन होती है, जब उसके पेरेंट्स लेकर आते हैं, छोटे बच्चों में 2 कंप्लेन सबसे ज़्यादा होती है, कॉलिक की होती है और वहाँ पे प्रोलैप्स की होती है, क्योंकि उस समय जो एनल वॉल जो होती है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती है, तो कई बार जो होता है वो जो रेक्टम होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, फिर वो हल्का ही आता है, सबम्यूकोसल ही आता है, वो आ जाता है, फिर वापस से उसको अंदर करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इंस्टेंट बढ़ती है, वो वहाँ पे उसका स्टेंट बढ़ने की वजह से फिर वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बड़ों में अगर यहाँ पे प्रोलैप्स अगर हुआ है, अगर वो फुल्ली प्रोलैप्स्ड है तो फिर पूरा का पूरा जो रेक्टम के कंटेंट है वो भी बाहर आ सकते हैं। अगर वो पार्शियल है, सबम्यूकोसल है, तो ये बिल्कुल मेडिसिन से सही हो सकता है। तो ये सारे जो हिस्ट्री है ये अच्छे से लेना है।
लास्ट है बाउल हैबिट। जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि पेशेंट से अगर आप पूछोगे आपका पेट साफ होता है, वो बोलेगा हाँ साफ होता है। आपको उसको घुमा फिरा पूछना है ना कि सर कितनी देर मोशन में बैठते हैं। अगर किसी का पेट साफ होता है तो हार्डली 3 to 4 मिनट उसको फ्रेश होने लगता है। इससे ज़्यादा समय अगर लग रहा है तो उसका पेट नहीं सही है, उसका बावल मूवमेंट नहीं सही है, कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। मेनली वो सेकेंडरी कॉज हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म या कोई और डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बावल हैबिट अल्टर करेगा ही करेगा। कितनी देर के लिए बैठते हैं, कितना स्ट्रेन करना पड़ता है। स्ट्रेन करने के बाद जब मोशन निकलता है तो वहाँ पे कुछ चिपचिपा रहता है क्या, कुछ हाथ पे चिपचिपा लगता है धुलते समय, या फिर जो पॉट है वहाँ पे चिपक जाता है क्या। म्यूकस की हिस्ट्री है, म्यूकस की हिस्ट्री होगी तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे आम बनना है। तो वहाँ पे आपको उस तरीके से ट्रीटमेंट में सोचना है। सिर्फ पाइल्स हुआ है छाछूत नहीं सीखना है, सर्जरी नहीं सीखनी है। सर्जरी सेकंड पार्ट है प्रोक्टोलॉजी का, पहले डायग्नोसिस सीखना है। अगर आप डायग्नोसिस सीख गए, जितनी देर में आप डायग्नोसिस सीखोगे उसके आधे समय में आप सर्जरी सीख सकते हो। सर्जरी इज अ स्किल। अगर जिसके पास स्किल है, डायग्नोसिस में आपको मेन समय लगता है 4 सेंटीमीटर में आपको सारी डिजीज पता लगाने होते हैं। वो सबसे हार्ड काम होता है, वहां पे समय आपको ज़्यादा देना है। अदर कंप्लेंट लाइक प्रोडाइटिस एनी, इंडाइशन, फ्लैटनेस, लॉस ऑफ वेट, प्रोडाइटिस एनी वहाँ पे ईचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, इस तरह के कंप्लेन होता है। इंडाइशन होगा अगर अग्नि विचार नहीं किया है वहाँ पे कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, गैसेस बनेंगे। और लास्ट है कि लॉस ऑफ वेट। अगर वहाँ पे कोई मसला बन रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलाइटिस, तो वहाँ पे उसकी ये भी हिस्ट्री लेनी है कि वेट लॉस अगर हो रहा है तो कुछ मेलिग्नेंसी है क्या। कई बार कुछ मेलिग्नेंसी होता है, अगर कई पेशेंट छिपाता रहता है और जब उसका काफ़ी बड़ा मसला हो जाता है, लेकर आता है तो पता चलता है उसको कैंसर है। तो बाद में हिस्ट्री लेने पे पता चलता है उसका वेट लॉस भी है। तो वेट लॉस की भी हिस्ट्री लेनी है। हो सकता है शुरुआत में पेशेंट आए, जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसडायग्नोज भी हो जाता है। तो प्रॉपर वे में हमको प्रश्न परीक्षा है वो भी पूछना है कि वेट उसका लॉस हो रहा है क्या, बिल्कुल मेलिग्नेंसी है, इसका भी ध्यान रखना है। यूज ऑफ मोबाइल इन बाथरूम कैन कॉज पाइल्स, सही है या गलत है? कितने लोग ले जाते हैं मोबाइल बाथरूम में? ले तो जाते हो, हाथ उठाओ या ना उठाओ। अगर आप मोबाइल ले जाते हैं बाथरूम में और बाथरूम में अगर बैठ के आप अगर स्क्रॉलिंग करते हो मोबाइल की, तो जो आपका कंसंट्रेशन है वो तो पहली बात तो मोशन पे रहता नहीं है, वो रील में रहता है। और आप जितनी देर बैठोगे एनएस पे उतना देर प्रेशर पड़ता है। घंटे पर लगातार बैठने के बाद भी मैं एडवाइस करता हूँ कि आप 5 मिनट का वॉकिंग जरूर करिए। तो आप सोचो कि आधी घंटे तक बैठो, स्क्रॉलिंग चल रही है, एनएस पे कितना प्रेशर आ रहा है। एक दिन में पाइल्स नहीं बनेगा, लेकिन 1 साल में जरूर पाइल्स बन जाएगा, 6 महीने में जरूर पाइल्स बन जाएगा। और ग्रेड 1 और 2 में पेशेंट किसी भी प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास नहीं आता, सबसे पहले जाता है वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास। और जनरल प्रैक्टिशनर जो रहते हैं वो शुरुआत में कभी वो भी रिफर नहीं करते हैं। शुरुआत में वो अपनी दवाइयाँ देंगे और जब उनको लगेगा कि अच्छा कुछ हाथ से निकल रहा है चीज़, तब बोलेंगे इनको जाके दिखा लो। अगर शुरुआत में दिखा लिया जाए, इसीलिए गुड रेफरल इज ऑल्सो गुड डॉक्टर। अगर आप सही जगह पेशेंट को रेफर कर रहे हो ना, तो भी आप अच्छे डॉक्टर हो। क्योंकि पेशेंट को नहीं, कई बार पेशेंट को पता नहीं होता कि हमको किसके पास जाना है। अगर हमको ये बीमारी हुई है तो किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उसको कई बार पता नहीं होता है। उसको फैमिली फिजिशियन गाइड करता है, वो उसका काम होता है। तो मोबाइल जो है वो पाइल्स कॉज कर सकता है। ये एक्चुअली एक क्रिएटिव मैंने बनाया था, नेट पे डाला था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन और मैसेज आए थे कि कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हो। अगर मैंने बोला कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो साल भर मोबाइल लेकर बैठ जाओ और साल भर के बाद मुझे बताना आगे क्या होगा। लास्ट स्लाइड है ये टेक होम मैसेज, बिलीव इन आयुर्वेदा एंड ट्राई आयुर्वेदा फर्स्ट बाय योरसेल्फ। खुद से पहले आयुर्वेदा ट्राई करना स्टार्ट करो, दूसरों को मत एडवाइस करो, ना फैमिली मेंबर को, ना खुद सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रही है ना, तो अपने आप से स्टार्ट करो। अगर खुद ठीक होगे तो आपका बिलीव बनेगा ना, तब आप कहोगे हाँ आयुर्वेदा में कहोगे। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ही बैठे हैं, तो आप पहले खुद से आयुर्वेदा को इस्तेमाल करना पहले है ना, घड़ी का पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो खुद से इस्तेमाल करना चालू करो, पहले खुद से ट्राई करो, आपका बिलीव बढ़ाओ, तब आप दूसरे को एडवाइस कर पाओगे।
अभी जैसे आशुतोष सर ने बोला कि मैंने आयुर्वेद में बिलीव करना कब चालू किया, 30 साल की उम्र में। सही बोल रहे हैं। हम लोग थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय शायद हमें सही गाइडेंस नहीं मिली, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग तेर में जा गए। तुम लोग अभी से जानने का मौका मिल रहा है। मैं पुणे में 10 साल रहा था, 7 से 8 साल मैंने ICU, CCU, कैजुअलिटी हर एक जगह काम कर चुका। पुणे के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में काम किया है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने प्रोक्टोलॉजी में, और आज की डेट में सर्जिकल इंटरवेंशन छोड़ के मैं पूरी प्रोक्टोलॉजी में सिर्फ आयुर्वेदा मेडिसिन यूज करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये आप कर सकते हो, मैं 100% बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप खुद से बिलीव करोगे तो कर सकते हो। कंटिन्यूअस संहिता अध्ययन, संहिता पर बिलीव करो। चरक, सुश्रुत, वाग्भट एग्जाम के लिए मत पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। अभी तो एग्जाम में क्या आया, चरक में क्वेश्चन 10 साल के देखे और हमने कर लिए। हमने 10 साल तक क्वेश्चन देखा और हमने वो सॉल्व कर लिया, पास हो गए, खत्म। चरक संहिता किनारे। अष्टांग फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अष्टांग फर्स्ट ईयर के बाद कभी पता नहीं लगता है कि हमको अष्टांग पढ़नी भी है वापस से, या अष्टांग। अगर आपके जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो काफ़ी मुझसे परेशान भी रहते, सब यहाँ बैठे हैं, और जब तक हूँ जब तक परेशान करता भी रहूँगा। टेक्स्ट बुक में जितने भी रेफरेंसेस दिए हुए, जब तक आप संहिता से उसको वापस से रीचेक नहीं करोगे तब तक आप नहीं भी समझ में वाले हो कुछ भी। आपको श्लोक नहीं समझ में आता है, मत समझो, जस्ट रीड इट। 10 बार पढ़ोगे ना, समझ में अपने आप आने लगेगा। कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जो ना समझ में आए। और अभी तो आप उस फील्ड में हो, अभी तो आप ग्रोइंग फेज में हो, तो आप कर लोगे, 100% कर लोगे। संहिता में बिलीव करो, संहिता पढ़ना स्टार्ट करो। डोंट फोकस ऑन सर्जिकल पार्ट ओनली। सिर्फ सर्जरी करने पे मत जाओ। पहले आप डायग्नोसिस बनाना सीखो, पहले आप PR एग्जामिनेशन करना सीखो। PR एग्जामिनेशन में पहले पेशेंट को पोजीशन देना सीखो। पोजीशन, किस पोजीशन में आप रेक्टल एग्जामिनेशन करने वाले हो। लिथोटॉमी पोजीशन है, लेफ्ट लेटरल है, राइट लेटरल है, डॉर्सल पोजीशन है। आपको कन्वीनियंट कौन सा होता है? बहुत लोग लेफ्ट लेटरल में करते हैं। पेशेंट आता है, हम बोलते हैं आइए ऊपर आइए, वो ऊपर आने से पहले लेफ्ट लेटरल में लेटा हुआ है। मुझे लेफ्ट लेटरल नहीं करना, मैं लिथोटॉमी में कंफर्टेबल हूँ। तो आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल है पहले वो डिसाइड करिए। सिर्फ सर्जिकल पार्ट में मत जाओ। बार बार बोल रहा हूँ, सर्जरी सीखना इज अ स्किल। आप सर्जरी सीख जाओगे, कितने दिन में डायग्नोसिस सीखोगे? उसके आधे दिन में। फर्स्ट लर्न कॉजेज एंड डायग्नोसिस से वही सेकंड स्लाइड की अग्नि विचार करिए। कॉजेज क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका आप पेशेंट की हिस्ट्री लेना चालू करिए। ये नहीं आया बैठा, उसने कंप्लेन किया, आपने दवा दिया, खत्म। सुबह अगर वो 6 बजे उठ रहा है तो सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात में 11 बजे तक का सोता है, तब तक आपको उसकी प्रॉपर वे में हिस्ट्री लेनी है कि कितने बजे उठा है, कितने बजे मोशन गया है। 2 बार मोशन गया तो दोनों बार मोशन जाने में कितना डिफरेंस है, उसको मोशन कितना हो रहा है। पेशेंट आता होता है कि पहला दूसरा मोशन हो जाता है, हम तीसरी बार भी जाते हैं, ये तीसरी बार में कुछ होता नहीं है लेकिन सेंसेशन होता है। खाना खाया उसके बाद तुरंत मोशन जाता है। ये ऐसे कंप्लेन आते हैं तो आपको 24 आवर्स की हिस्ट्री लेनी उसकी जरूरी है। उसकी लाइफस्टाइल क्या है, आप लाइफस्टाइल बदल नहीं सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हो उसका, और मॉडिफाइड करने से ही ठीक हो जाता है। गिव प्रॉपर टाइम टू एनी सर्टिफिकेट और एनी डिप्लोमा कोर्स। जितने ऑनलाइन सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स हो रहे हैं वो सब वैलिड हैं, लेकिन जब तक आपको ऑफलाइन आपने कुछ अटेंड नहीं किया है या ऑफलाइन अगर आपका कोई एक्सपोजर नहीं है उस फील्ड का, तब तक सारे सर्टिफिकेट वेस्ट है। आप 20 सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाओ, लास्ट में जो प्रैक्टिस करते हो वही बोर्ड पे होता है, कोई मतलब नहीं होता बाकी सर्टिफिकेशन के। वो सर्टिफिकेट कोर्स आप चूज करो, वो डिप्लोमा कोर्स चूज करो जो आगे जाके काम आने वाले हैं आपको, और आप उसके लिए सीरियस हो। अगर 2 साल का छात्र का कोर्स अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो BMS के पास समय दो, वहाँ जाओ, सीखो, करो। ये नहीं 10 दिन में सीख लिया, 10 दिन में सीख के करोगे ना आपको 10 साल सक्सेस होने लगेगा, 2 साल में सीख के करोगे आपको 2 ही साल सक्सेस होने लगेगा। तो किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स को, किसी भी डिप्लोमा कोर्स को प्रॉपर टाइम दीजिए। सिर्फ ऑनलाइन करके मत छोड़िए, या 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में मत करिए। स्टार्ट गोइंग टू एनी आयुर्वेदिक क्लिनिक, एनी हॉस्पिटल।
जो आपके पास कोई भी आयुर्वेदिक क्लिनिक, कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ आप जाना चालू करो, ऑब्जर्व करना चालू करो। कोई भी वैद्य होगा, हो सकता हो कि उसकी नॉलेज कम ज़्यादा हो सकती है जो भी आयुर्वेदिक क्लिनिक कर रहा है, लेकिन इतना जान लो कि तुमसे ज़्यादा ही उसको नॉलेज है जो उस चेयर पे बैठा हुआ है। और कभी भी कोई भी जिसके भी क्लिनिक जाओगे, वो आपको गलत नॉलेज तो नहीं देने वाला है। आप वहाँ से बेनिफिट ही लेकर आओगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, आपका वहाँ लॉस नहीं होने वाला है। सिर्फ जाके देखो, ऑब्जर्व करो। जब आप महीने 2 महीने जाओगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होंगी, आपका बिलीव बढ़ेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन का कैसे संग्रह करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को रखना कैसे है, मेडिसिन कैसे बनानी है। ये एलोपैथी नहीं है कि पत्ता काटा और दे दिया सिर्फ। अब चीज़ें बदल रही हैं कि अब पैकिंग आने लगी, लेकिन अभी भी कई सारी मेडिसिन जो होती है कस्टमाइज करनी पड़ती है पेशेंट के अकॉर्डिंग। आप जाके देखिए कैसे डोजिंग बन रहा है, कैसे पेशेंट को दिया जा रहा है, पेशेंट के साथ में कैसे टॉक करनी है, कैसे बात करनी है। क्लिनिक जाना चालू करिए। कोई ये मत ढूंढो कि कौन किसकी बढ़िया प्रैक्टिस है उसके पास जाना है। जो आपके नियरेस्ट घर के है, नियरेस्ट हॉस्टल के, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे जाओ। सदगुरु जो टीचर होता है कॉलेज में पढ़ाने वाला, वो गुरु नहीं होता है, वो सदगुरु भी नहीं। सदगुरु का मतलब गुरु वो होता है ना जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और सदगुरु वो होता है जो आत्म कल्याण की ओर ले जाए। सदगुरु एक चूज अगर आयुर्वेद करना है तो आपके पास एक सदगुरु तो होना चाहिए। अगर पेड़ के नीचे बैठे हो ना, तो इस बात की गारंटी है कि कितनी भी धूप आए, पेड़ के नीचे आपको छांव ही मिलेगा। उसके नीचे का कोई फल गिरेगा ना, तो वो आपको मिलने वाला। अगर सदगुरु का हाथ कोई ऊपर है ना, तो हमेशा आप बेनिफिशियल ही होगे। आपको कहीं पे भी कैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, वो खड़ा होगा। आपके लाइफ में एक कोई ना कोई सदगुरु होना ही चाहिए अगर आपको अच्छी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो टीचर जो होते हैं वो आपको पास करा देंगे, कॉलेज में डिग्री दे देंगे, कॉलेज को आप फीस दे रहे हो, डिग्री मिल जाएगी। प्रैक्टिस कराने कोई नहीं आएगा। किसी एक सदगुरु को आपको पकड़ना पड़ेगा जो आपको गाइड करे, और उसको नॉलेज हो सकता हो कम हो एज कम्पेयर टू द, लेकिन वो आपके लिए बहुत नॉलेज वाला है। और कोई भी सदगुरु आपका कोई भी बुरा नहीं चाहेगा और कोई भला ही चाहेगा। तो किसी एक को सदगुरु बनाना चालू करो, क्लिनिक जाना चालू करो। और लास्ट जो प्रोक्टोलॉजी में जो अभी इतना मैंने बोला कि अग्नि पोस्ट कॉजेस क्या हो रहे हैं, इन सब पे जो है आप पहले डायग्नोसिस बनाओ, उसका पोस्ट देखो कैसा है। कॉन्स्टिपेशन हुआ तो कौन सी दवाई यूज़ करनी है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में मेडिसिन आ रहे हैं। जब शुरुआत में मैंने यूज़ करना चालू किया, मैं किसी कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे 3 पेशेंट सिर्फ एक मेडिसिन की वजह से छूट गए। वो शायद मेरी गलती थी या मेडिसिन की गलती थी, पता नहीं। मेरी शुरुआत की प्रैक्टिस थी, जस्ट 3 महीने हुआ था। एक पाउडर था जिसके अंदर सेना यानी सनाई पत्ती आता है, तीव्र रेचन करता है, वो 70% था, लेकिन उसमें लिखा सिर्फ 30% था। तो मेरी भी गलती नहीं है ना। उसके बाद पेशेंट को इतना ज़्यादा लूज मोशन हुआ, उसको लगा शायद डॉक्टर साहब ने गलत दवा दे दी, वो आना बंद कर दिया। बाद में मैंने कंपनी को बोला तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, सर हाँ वो 70% है। वो बाद में उन्होंने वापस से उसको 30-40% पे लाके किया। वो अब जाके वो मेडिसिन जो है वो एकदम सुटेबल फॉर्म पे है। कई बार हम गलत नहीं होते हैं, मेडिसिन ही गलत होती है। एक कंपनी का अश्वत्थार में यूज़ कर रहा था शुरुआत की प्रैक्टिस में, क्योंकि शुरुआत की प्रैक्टिस करते बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और आप खुद से ही सीखोगे। उसमें अश्वत्थार यूज़ किया, उसमें अश्वत्थार पेशेंट को दिया, पेशेंट को लेने के बाद लूज मोशन हो रहा। वो एज अ अनुलोमन काम करता है, लेकिन इतना भी काम नहीं करता कि पेशेंट को 2-3 मोशन हो जाए और पतले 10 लग जाए। वो आपस से कंपनी में बोला गया तो पता चला सर उस बैच की मेडिसिन गलत बन गई थी और वो वापस मंगाया उन्होंने। तो ये ऐसी चीज़ें गलत होती हैं, तो खुद पे विश्वास रखो। कई बार कंपनी की मेडिसिन भी गलत होती है, और ये दोनों अच्छी कंपनी है, बस मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। एंड लास्ट जो है कि आप संप्राप्ति उसकी दोनों दीपन, पाचन, अनुलोमन, रोपण, इन सभी चीज़ों पे व्यवस्थित प्लानिंग करके ध्यान देकर आप करेंगे तो पक्का से आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये मेरी लास्ट स्लाइड थी। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आफ्टर लेक्चर के बाद भी या अभी भी। थैंक यू।